दोस्तों नमस्कार। आज जिस प्रकार का फैसला महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आया, उससे अलग फैसले की उम्मीद तो बहुतों को नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में इतनी ईमानदारी बरती जाएगी, इसकी भी उम्मीद किसी को नहीं थी। पार्टी व्हिप 21 जून की तारीख से तय हुआ, 21 जून 2022 से, और उस व्हिप के आधार पर उद्धव ठाकरे गुट को ही अयोग्य ठहराने की बात जो होनी थी, वो भी नहीं हुआ। दरअसल किसी को अयोग्य नहीं ठहराया गया। आज के फैसले में एक बात साफ हो गई कि एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। और एकनाथ शिंदे गुट जब असली शिवसेना है, तो दूसरा गुट जिसे निश्चित तौर पर अयोग्य होना चाहिए था, उसे अयोग्य नहीं माना गया। अब सवाल यह उठता है कि मौजूदा दौर में क्या विधानसभा अध्यक्ष का फैसला एक और संविधान पीठ के गठन की तरफ ले जाएगा? क्या देश के लिए अलग से दल बदल कानून की व्याख्या के लिए संविधान पीठ बनेगी? मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि दल बदल कानून के लिए, एंटी डिफेक्शन लॉ के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए, उस पर गंभीरता से चिंतन करने के लिए और कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए एक अलग से संविधान पीठ की आवश्यकता है। अब लगता है कि यह संविधान पीठ बन जाएगी। लेकिन बड़ा फैसला तो रांची से आया, कल शाम आया। और रांची से जो फैसला आया कि कोई भी एजेंसी, झारखंड के बाहर की कोई भी एजेंसी अब झारखंड में बिना राज्य सरकार के कदम नहीं रख सकती। राज्य से जुड़े हुए मामलों को तो देख ही नहीं सकती। तब तक नहीं देख सकती जब तक राज्य सरकार उसे परमिशन ना दे। साफ साफ दिशा निर्देश जारी कर दिया गया कि कोई भी अधिकारी कहीं भी, कोई भी राज्य के बाहर की एजेंसी यदि राज्य में आकर के कोई पूछताछ करती है, कोई इंक्वायरी करना चाहती है, तो उसे अपने विभागीय बॉस को सूचित करना होगा। और विभागीय बॉस जो विभाग का प्रमुख होगा, वो राज्य सरकार से मंत्रणा के बाद तय करेगा कि कौन सी एजेंसी राज्य में जो जांच करने आ रही है, उसका इरादा क्या है और उसे परमिशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये एक ऐसा फैसला है जिसने ईडी के रास्ते करीब करीब बंद कर दिए। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर जिस तरह से उसके दुरुपयोग की खबरें आ रही थी, जिस तरह से सिर्फ विपक्षी दलों के लोगों के खिलाफ ही ज्यादातर मामले दर्ज किए जा रहे थे, अब उन सब पर लगाम लगने की उम्मीद है। हो सकता है यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट जाए, हो सकता है यह केंद्र राज्य संबंधों का मामला बनाने की भी कोशिश हो। लेकिन सवाल एक ऐसे दौर में उठ रहा है जब इंडिया गठबंधन के अस्तित्व में आने के बाद नीतीश कुमार की पहल पर पटना से जो कोशिशें शुरू हुई, और पटना से शुरू हुई कोशिशें वाया बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली होते हुए इंडिया में तकरीबन 28 दलों को एक साथ ला चुकी है, अलग अलग छत्रपों को ला चुकी है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को ला चुकी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना को भी ला चुकी है, एनसीपी को भी ला चुकी है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, सब के सब एक पायदान पर जब खड़े हैं, लालू यादव खड़े हैं, तो उस परिस्थिति में ईडी पर सीधे सीधे रोक लगाने की बात, जिस ईडी के सहारे मौजूदा दौर में सत्ता का निजाम तय होता है, जिस ईडी के सहारे महाराष्ट्र में चाहे एनसीपी को तोड़ने का मामला हो, शिवसेना को तोड़ने का मामला हो, ये सारी कवायद की गई और उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया गया और हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की कवायद चल रही थी। उस कवायद के बीच एक बात साफ हो जाती है कि सियासत अब जांच एजेंसियों के माध्यम से नहीं हो सकती। जो रास्ता हेमंत सोरेन ने दिखाया है, उस रास्ते पर इंडिया गठबंधन के दूसरे मुख्यमंत्री भी चलते हुए दिखाई दे, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जब इतने सारे मुख्यमंत्री इस रास्ते पर चलेंगे, तो फिर क्या करेगी ईडी और क्या करेगी सीबीआई? सीबीआई को कई राज्य पहले ही प्रतिबंधित कर चुके हैं। अब सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश से या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई उन प्रतिबंधित राज्यों में जा सकती है जिन राज्यों में सीबीआई को प्रतिबंधित किया गया है। अब ईडी के साथ भी झारखंड ने जो रास्ता दिखा दिया, वही होने वाला है। आगे से कोई एकनाथ शिंदे किसी विपक्ष शासित राज्य में ईडी के उपयोग या दुरुपयोग के द्वारा पैदा किया जाएगा, इसकी गुंजाइश खत्म हो चली है। लेकिन क्या ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश खत्म हो गई है? क्या मशीन से मतदान की व्यवस्था और जंतर मंतर पर जो हो रहा है, उसको लेकर के जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को निर्मूल साबित करने के लिए जो इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है, क्या अब उस इच्छा शक्ति को दबा देने की भी गुंजाइश बनी हुई है या खत्म हो चुकी है? ये सवाल एक ऐसे दौर में उठ रहा है जब लोकसभा चुनाव 4 महीने दूर है। लोकसभा चुनाव 4 महीने दूर है, तो साथ साथ सियासत का वो ढर्रा और वो तरीका भी 4 महीने दूर ही दिखता है, जिस ढर्रे पर कई राज्यों में
सरकारों को बनाने और गिराने का खेल हुआ। कर्नाटक में एक सरकार गिराई गई, कुमारस्वामी जेडीएस और कांग्रेस की सरकार, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराई गई, कमलनाथ की सरकार गिराई गई, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के दो बड़े नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह, दोनों जेल में हैं। सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में रहे और अब जमानत पर बाहर है। तो जेल और जमानत का चक्कर ईडी के माध्यम से क्या सिर्फ उन्हीं दलों और नेताओं के पीछे लगेगा जो दल या नेता इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं? तो खिलाफ की सियासत एक ऐसे दौर में जब राजनीति में प्रतिद्वंदिता का मतलब निजी दुश्मनी तक जा रहा है, तो दुश्मनी साधने के दौर में जब तोतों का इस्तेमाल हो रहा है, जी हां, सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में सीबीआई पिंजरा बंद तोता हुआ करती है। और आजकल ईडी की स्थिति भी कमोबेश वही हो गई है। ईडी भी अब एक नया तोता ही नजर आ रही है। फर्क इतना है कि जिसके पिंजड़े में ईडी बंद है, उसने अपने पिंजड़े को विपक्षी शासित राज्यों के लिए खोल दिया है। तोता बाहर निकल चुका है और बाहर निकल चुके तोते को सीधे सीधे अपने राज्य में प्रवेश देने पर हेमंत सोरेन ने करीब करीब रोक लगा दी है। अब मामला जाएगा न्यायालय में, संविधान पीठ हो सकता है फिर बैठ जाए, केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है फिर से तय करने की नौबत आ जाए, सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करनी पड़ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह भी दिखाई देगा, जस्टिस चंद्रचूड़ को अब यह भी दिखाई देगा और तमाम विद्वान न्यायाधीशों को अब यह भी दिखाई देगा कि दुरुपयोग कितने हो रहे हैं। और दुरुपयोग की परिभाषा चाहे वो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के द्वारा हो, चाहे ईडी के द्वारा हो, चाहे सीबीआई के द्वारा हो, चाहे इनकम टैक्स के द्वारा हो, चाहे दूसरी जांच एजेंसियों के द्वारा हो, ये सारे दुरुपयोग की प्रक्रिया एक ऐसे दौर में जब चलती हुई दिख रही है जिस दौर में जनमत को प्रभावित करने का कोई रास्ता न मिलता देख पूरे देश को राममय बनाने की कोशिश चल रही है। राम के नाम पर वोट की कोशिश, शंकराचार्य विरोध कर रहा है, चारों पीठों के शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, ये तरीका गलत है। बावजूद इसके राममय बनाने की कोशिश। क्या हिंदुत्व वही है जो आरएसएस का है? क्या हिंदुत्व पर किसी का कॉपीराइट है? क्या नागपुर ने और गुजरात लॉबी ने हिंदुत्व का कॉपीराइट ले रखा है? ये सारे सवाल उस दौर में खड़े हो रहे हैं जिस दौर में सियासत को अपने हिसाब से मथने और कहीं ना कहीं कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी अखबारों में आर्टिकल लिखकर नए संविधान की जरूरत बताने की हद तक जब चले जाते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग केशवानंद भारती जजमेंट जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने की बात जिसमें कही गई है, उसको अप्रासंगिक बनाने की हद तक जब संवैधानिक संस्थानों पे और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग चले जाते हैं, तो आगामी लोकसभा चुनाव इस देश का ही भविष्य नहीं बल्कि पूरी तीसरी दुनिया में लोकतंत्र का भविष्य तय करने की दिशा में जा रहा है। उद्धव ठाकरे सहानुभूति हासिल कर सकते हैं, शरद पवार की पार्टी टूटी, मराठा आरक्षण का फायदा और सहानुभूति दोनों उन्हें मिल सकती है। उन दोनों का फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। हेमंत सोरेन की दिखाई गई राह कि किसी भी राज्य में ईडी को रोकना है तो कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर दो, उससे भी काम ना चले तो असेंबली से प्रस्ताव पारित कर दो। ये कवायद जब एक ऐसे दौर में चल रही है, क्या फिर नया रास्ता निकालने से और नया रास्ता तय करने से बीजेपी बच जाएगी? क्या बीजेपी इतने पर संतोष कर लेगी कि अब ईडी की धार कुंद होती जा रही है? एक तरफ ईडी की सरकार पर आज मुहर लग गई। ईडी की सरकार यानी एकनाथ देवेंद्र सरकार, संक्षेप में कहें तो ईडी सरकार। आज उस ईडी सरकार पर महाराष्ट्र में मुहर लग गई, लेकिन ईडी के इकबाल पर मुहर नहीं लग सकी क्योंकि ईडी के इकबाल पर मुहर लगाने की जिम्मेदारी जिनके बूते थी, उन्होंने ईडी के इकबाल पर मुहर लगाने की बजाय ईडी का रास्ता अवरुद्ध करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। अब ये रास्ता कितने दिनों तक अवरुद्ध रहेगा? हेमंत सोरेन 7 बार सम्मन पर उपस्थित नहीं हुए, किसी को सम्मन उनके राज्य में जारी न किया जाए, राज्य से जुड़े विषयों पर कैबिनेट का फैसला लेकर सामने आ गए। तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब के मामले में बार बार ईडी के द्वारा बुलाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाकर धुल चुके हेमंत बिश्व शर्मा को जब कांग्रेसी थे तो उन्हें जो ईडी नोटिस मिला था उस पर तामील क्यों नहीं हुई, उस पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नारायण राणे पर आगे क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हुई? छगन भुजबल पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अजीत दादा तो बकौल अमित शाह वो सही जगह पर आ गए हैं, यानी अब उन्हें ईडी का नोटिस नहीं मिलेगा। ये हालात जब देश में बन रहे हो तो इस हालात के बीच
लोकसभा चुनाव का जनमत किधर जाएगा वो इस बात पर तय होगा कि 22 जनवरी को जो कवायद अयोध्या से होगी, उस कवायद को हिंदुत्व के सबसे बड़े ठेकेदार माने जाने वाले लोग तय करेंगे, या सनातन प्रक्रिया के तहत जिन्हें सर्वोच्चता मौजूदा दौर में हासिल है, यानी इस देश के चारों पीठ के शंकराचार्य, क्या उनकी बातें तय करेंगे। दरअसल अब वापसी की तैयारी है। वापसी, गुजरात लॉबी की वापसी, वापसी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वापसी। लेकिन ये वापसी सत्ता की वापसी है या ये वापसी गुजरात की वापसी है, इन दोनों के बीच सियासत अब नए सिरे से तय होगी। और वही नया सिरा मौजूदा दौर में पटना में क्या होगा, या मुंबई में क्या होगा, या रांची में क्या होगा, या दिल्ली में क्या होगा, इन सब को तय करेगा। और इन सब जगहों से जो तय होगा वो लखनऊ में भी तय होगा। देखते हैं मायावती और अखिलेश यादव क्या करते हैं। फिलहाल तो स्पीकर ने फैसला सुना दिया, लेकिन जो फैसला सुनाया उस फैसले के बाद तोड़ फोड़ की गुंजाइश को और ज्यादा बल मिला है। और तोड़ फोड़ की गुंजाइश को जब बल मिला है तो कैसे मान लिया जाए कि जो जनमत 2024 में आएगा, क्या उस जनमत को भी नए सिरे से परिभाषित कर सरकार बनाने का निमंत्रण भी जबरिया तो नहीं लिया जाएगा। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग निश्चित तौर पर इस तरह का काम नहीं करते, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों ने ही महाराष्ट्र में भी वो काम किया था जिसके लिए गवर्नर के ऊपर इतनी तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ गई। फिलहाल रास्ता हेमंत सोरेन ने दिखा दिया है। फिलहाल रास्ता महाराष्ट्र के स्पीकर ने जो उद्धव ठाकरे के पक्ष में सहानुभूति का रास्ता बनाया है उसने दिखा दिया है। लेकिन इस मोमेंटम से गुजरात वापसी तय हो जाएगी या दिल्ली में बरकरार रहने की तारीख तय हो जाएगी। इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो यही है कि राम मंदिर का मुद्दा भोसड़ा होता जा रहा है। चाहे जितने अक्षत घरों में बांट दिए जाए, भोथरे हो चुके मुद्दे को, काठ की हांडी को बार बार चढ़ाने की कवायद को, उस दौर में सिर्फ जलाने के लिए ही काठ की हांडी को अब चढ़ाने की कोशिश होगी। और क्या वाकई काठ की हांडी को पूरी तरह से जला देने का वक्त आ गया है? देखते हैं होता क्या है। फिलहाल तो वापसी की संभावना, नई सरकार नए कलेवर में 2024 में बनने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। देखते हैं क्या होता है। महाराष्ट्र और रांची ने जिस प्रकार से नई राह दिखाई है, उस राह ने मौजूदा सत्ता को दिल्ली में बने रहना दुश्वार तो कर ही दिया है। नमस्कार।